नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। एक राज्य तेलंगाना जिसने अपना सरप्लस चावल फिलीपींस को बेचा और ग्लोबल राइस मार्केट में एक नया प्लेयर बन गया। एक देश नेपाल जो कभी चावल एक्सपोर्ट करता था और आज 28 अरब रुपए का चावल इंपोर्ट करने पर मजबूर है। और एक संकट तुर्की का, जहां एक किसान को खाद नहीं मिल रही, इसलिए नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए क्योंकि हॉर्मुज बंद है। तीन अलग अलग कहानियां, तीन अलग अलग देश, लेकिन एक ही धागा, खाने की थाली। और वो थाली आज दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिक्स है। तो आज की बिग पिक्चर, थाली की राजनीति, राइस डिप्लोमेसी, नेपाल की फूड डिपेंडेंसी और हॉर्मुज से तुर्की के खेत तक का सफर। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सवाल, अगर आपके घर में इतना खाना हो कि आप खुद खा नहीं सकते और वो खाना गोदामों में सड़ रहा हो, तो आप क्या करेंगे? दो रास्ते हैं। पहला, सरकार को बेचो, एफसीआई को दो, उसका पैसा महीनों बाद मिलेगा, ब्याज का बोझ अलग से। दूसरा, खुद दुनिया के बाजार में जाओ, सीधे बिना बिचौलिए के और सबसे ऊंचे दाम पर बेचो। तेलंगाना ने दूसरा रास्ता चुना और उस फैसले ने एक राज्य को ग्लोबल राइस मार्केट में खड़ा कर दिया। तो बिग पिक्चर का आज का सवाल, तेलंगाना का यह राइस डिप्लोमेसी क्या पूरे भारत के लिए एक मॉडल बन सकता है? द क्राइसिस, समस्या क्या थी? पहले वो प्रॉब्लम समझते हैं जिसने इस डील को जन्म दिया। तेलंगाना भारत के सबसे बड़े पैडी प्रोड्यूसिंग राज्यों में से एक है। इस साल पैडी प्रोडक्शन करीब 280 लाख मीट्रिक टन रहा, यानी राज्य की जरूरत से कहीं ज्यादा। सरकार ने किसानों से एमएसपी पर खरीद की, पूरा अनाज, एक दाना भी नहीं छोड़ा। 72 लाख मीट्रिक टन अकेले खरीफ सीजन में, रिकॉर्ड। लेकिन समस्या यह थी कि यह सब अनाज जाएगा कहां? एफसीआई ने कहा हम सिर्फ 54 लाख मीट्रिक टन लेंगे, बाकी का क्या? 86 लाख मीट्रिक टन राइस गोदामों में पड़ा है। एफसीआई का पेमेंट देर से आता है, ब्याज का बोझ स्टेट ट्रेजरी पर पड़ रहा है। यह एक स्टोरेज क्राइसिस थी, एक फाइनेंशियल क्राइसिस थी और किसानों के लिए एक अनसर्टेनिटी थी। इसी संकट से निकलने का रास्ता निकाला फिलीपींस डील ने। द डील क्या हुआ? तो तेलंगाना सरकार ने फिलीपींस गवर्नमेंट के साथ एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी G2G डील की। कोई भी बिचौलिया नहीं, कोई प्राइवेट ट्रेडर नहीं, सीधे राज्य सरकार से फिलीपींस सरकार। 1 लाख मीट्रिक टन राइस एक्सपोर्ट करना है। पहली खेप 22,750 मीट्रिक टन पहले ही जा चुकी है। 81 करोड़ 90 लाख रुपए मिल चुके हैं और दाम जानते हैं कितना मिला है? 3600 रुपये प्रति क्विंटल। ये उसी वैरायटी का वो दाम है जो आंध्र प्रदेश में एफसीआई ऑक्शन में 3000 पर भी कोई खरीदार नहीं था। छत्तीसगढ़ में 1800 से 1900 पर बिक रहा था। यानी तेलंगाना ने वही चावल सबसे ऊंचे दाम पर बेचा और एक संभावित 13 करोड़ के नुकसान से राज्य को बचाया। फिलीपींस ने और भी इंटरेस्ट दिखाया। 2026 में 20 लाख मीट्रिक टन और पैडी की जरूरत है उन्हें। यानी यह एक डील नहीं, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की शुरुआत है। द इम्पैक्ट, जमीन पर क्या बदला? जी हां दोस्तों, हर खबर का एक इम्पैक्ट होता है और जब तक वो जमीन पे क्या बदलाव, क्या इम्पैक्ट लाता है, हम ये नहीं समझते तो खबर अधूरी रह जाती है। तो अब असली सवाल, क्या सच में फर्क पड़ा? जवाब है हाँ, बिल्कुल पड़ा। किसानों को एमएसपी मिला, बोनस मिला, फाइन राइस पर अलग से प्रोत्साहन मिला। जो अनाज गोदाम में सड़ सकता था वो फिलीपींस की थालियों में पहुंचा। राज्य को सबसे ऊंचा दाम मिला, एफसीआई की कतार से राहत मिली और फिलीपींस को मिला क्वालिटी राइस, गवर्नमेंट गारंटी के साथ, डिप्लोमेटिक बैकिंग के साथ। G2G डील की यही ताकत है। फिलीपींस गवर्नमेंट प्राइवेट इंडियन ट्रेडर से डील नहीं करती, उसे चाहिए सरकारी गारंटी, क्वालिटी एश्योरेंस। यह काम सिर्फ तेलंगाना की सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन कर सकती थी और उसने करके दिखाया और यह कोई प्राइवेट एक्सपोर्टर नहीं कर सकता था। द नेशनल पिक्चर, राष्ट्रीय सबक। दोस्तों, यह सिर्फ तेलंगाना की कहानी नहीं है। आज भारत ग्लोबल राइस ट्रेड का लगभग 40% कंट्रोल करता है, नंबर 1 एक्सपोर्टर है। लेकिन यह एक्सपोर्ट ज़्यादातर होता है बड़े प्राइवेट ट्रेडर्स के जरिए। राज्य सरकारें, जहां किसान हैं, जहां खेत हैं, जहां प्रोडक्शन है, वो इस गेम में डायरेक्टली नहीं थी। तेलंगाना ने यह मॉडल बदला और तेलंगाना कर सकता है तो आंध्र प्रदेश क्यों नहीं, पंजाब क्यों नहीं, हरियाणा क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं?
हर राज्य अपना सरप्लस राइस सीधे इंटरनेशनल बायर्स को G2G डील्स के जरिए दे सकता है, बिना मिडिलमैन के, बेहतर दाम पर। और इसका टाइमिंग देखिए, जब दुनिया में राइस की डिमांड बढ़ रही है, अमेरिका के राइस एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, पाकिस्तान की सप्लाई बाधित है, ब्राज़ील का एग्रीकल्चरल मॉडल कंट्रोवर्सी में है, दुनिया नए और रिलायबल राइस सप्लायर्स ढूंढ रही है और तेलंगाना ने उसी वैक्यूम में अपनी जगह बनाई। यह एग्रीकल्चरल फेडरलिज्म का एक नया चैप्टर हो सकता है। अब हम देखते हैं द बिग पिक्चर कंक्लूजन। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जी हाँ, जब सरकार खुद एक्सपोर्टर बन जाए तो प्राइवेट एक्सपोर्टर्स का क्या होगा? यह सवाल जायज हो सकता है, एक्सपोर्टर्स के मन में आ सकता है। तेलंगाना में हजारों प्राइवेट राइस एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बाजार बनाए, फिलीपींस जैसे देशों में रिलेशनशिप्स बनाए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डेवलप किए और अब सरकार उन्हीं बाजारों में खुद उतर आई। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी डिस्टिंक्शन है। सरकार का एक्सपोर्टर बनना इमरजेंसी में जरूरी है, परमानेंटली नहीं। जब मार्केट फेल हो, जब प्राइवेट एक्सपोर्टर्स हाथ खींच ले और जब अनाज सड़ने की नौबत आ जाए, तब सरकार को आगे आना होगा। लेकिन अगर सरकार हर साल हर डील में खुद उतर जाए तो प्राइवेट सेक्टर कमजोर होगा, कंपटीशन खत्म होगा। सही मॉडल यह होगा कि सरकार रास्ता दिखाए, G2G रिलेशंस बनाए, डिप्लोमेटिक बैकिंग दे और प्राइवेट सेक्टर उस रास्ते पर चले, क्वालिटी दे, वॉल्यूम दे, एफिशिएंसी दे। सरकार और प्राइवेट एक्सपोर्टर्स दुश्मन नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तेलंगाना ने आज एक सही कदम उठाया, लेकिन यह कदम मंजिल नहीं है, शुरुआत है। दुनिया का पेट भरने की ताकत भारत के पास है। जरूरत है सही सिस्टम की, सही पार्टनरशिप की और सरकार और प्राइवेट सेक्टर की मिली जुली ताकत की। यही है आज की बिग पिक्चर। दोस्तों, अभी हमने देखा कि तेलंगाना ने फिलीपींस को चावल बेचा, एक भारतीय राज्य ग्लोबल राइस एक्सपोर्टर बना। लेकिन उसी चावल की एक और देश को भी जरूरत है और वो देश है नेपाल। वो नेपाल जो कभी खुद राइस एक्सपोर्ट करता था और आज 28 अरब रुपए का चावल इंपोर्ट करने पर मजबूर है। दोस्तों, एक तस्वीर की कल्पना करिए, एक किसान जिसके पास खेत है, पानी है, जमीन उपजाऊ है, पीढ़ियों से चावल उगाता आया है, लेकिन आज वो किसान बाजार से चावल खरीद रहा है। यही नेपाल की कहानी है। एक समय था जब नेपाल इंडिया को चावल एक्सपोर्ट करता था, बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट करता था, दक्षिण एशिया में नेपाल एक राइस एक्सपोर्टर था। आज 8 महीनों में 28 अरब रुपए का चावल इंपोर्ट और यह आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। 2023-24 में 21 अरब, 2024-25 में 40 अरब और अभी 2025-26 के सिर्फ 8 महीनों में 28 अरब। यानी नेपाल राइस इंपोर्ट में एक ऐसे रास्ते पर है जहां से वापसी मुश्किल होती जा रही है। तो बिग पिक्चर का आज का सवाल, नेपाल चावल उगाने वाला देश था तो चावल खरीदने वाला देश कैसे बन गया और इसकी कीमत कौन चुका रहा है? द नंबर्स, कितना बड़ा संकट है। पहले हम आंकड़े देखते हैं। तो इस फिस्कल ईयर के पहले 8 महीनों में नेपाल ने इंपोर्ट किया है 384 मिलियन किलोग्राम पैडी, 123 मिलियन किलोग्राम सामान्य चावल और 51 मिलियन किलोग्राम बासमती राइस, कुल मिलाकर 28 अरब रुपए। और यह सिर्फ 8 महीने हैं, पूरे साल का आंकड़ा 40 अरब के पार जाएगा। तुलना करिए, 2023-24 में यही आंकड़ा था 21 अरब, यानी एक साल में लगभग 2 गुना। नेपाल को हर साल करीब 38 से 40 लाख मीट्रिक टन राइस चाहिए। देश में उत्पादन होता है 57 लाख मीट्रिक टन पैडी, जिससे निकलता है करीब 35 लाख मीट्रिक टन चावल। यानी गैप है 3 से 5 लाख मीट्रिक टन का और वो गैप इंपोर्ट से भरना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है, यह गैप क्यों है? नेपाल के पास जमीन है, पानी है, जलवायु है, फिर भी ये क्यों? तो द रूट कॉज, जड़ कहाँ है? नेपाल की इस क्राइसिस की जड़ें बहुत गहरी हैं। पहली जड़ जमीन का सिकुड़ना। 2003-04 में नेपाल में 14,77,000 हेक्टेयर्स पर पैडी की खेती होती थी और आज यह घटकर 14,38,000 हेक्टेयर्स रह गई है। यानी 19 सालों में 82,000 हेक्टेयर्स खेती की जमीन गायब। कहाँ गई? शहरों में, प्लॉटिंग में, रियल एस्टेट में और नदियों के कटाव में। दूसरी जड़ प्रोडक्टिविटी का ठहराव।
नेपाल में एवरेज पैडी यील्ड है 3.8 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर, जबकि चाइना में 6 मीट्रिक टन और इंडिया में 4.5, वियतनाम में 5.5, यानी वही जमीन आधी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि सीड्स पुरानी हैं, इरिगेशन सिर्फ 35% खेतों तक है, फर्टिलाइजर समय पर नहीं मिलता और मैकेनाइजेशन नहीं है। तीसरी जड़ है युवाओं का पलायन। नेपाल के गांव खाली हो रहे हैं, युवा खेती छोड़ रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं। खेत बचे हैं बूढ़े हाथों में जो उतना नहीं उगा सकते जितना जरूरत है। और चौथी जड़ खान पान में बदलाव। नेपाल में पर कैपिटा राइस कंजम्पशन बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ा है, लोग ज़्यादा राइस खा रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ रही। द इंडिया कनेक्शन, निर्भरता का खतरा। जी हाँ, और यहाँ वो एंगल आता है जो सबसे जरूरी है। नेपाल अपना ज़्यादातर राइस कहाँ से इंपोर्ट करता है? इंडिया से, भारत से, अपने सबसे बड़े पड़ोसी से। यह स्वाभाविक है, ओपन बॉर्डर है, कोई टैरिफ नहीं है, लॉजिस्टिक्स आसान है, लेकिन यही निर्भरता एक बड़ा स्ट्रेटेजिक खतरा भी है। 2022 में इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई अपनी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, और नेपाल को तुरंत असर पड़ा। प्राइसेस बढ़ गई, सप्लाई घट गई, और 2024 में इंडिया ने फिर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए। फिर नेपाल को झटका लगा। एक देश जो अपने स्टेपल फूड के लिए एक पड़ोसी पर इतना निर्भर हो कि वो कभी फुली सोवरेन नहीं हो सकता। नेपाल यह लेसन सीख रहा है, लेकिन धीरे धीरे। द बिगर पिक्चर, यह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है। दोस्तों यहाँ रुकिए, नेपाल की यह कहानी दुनिया के उन सभी छोटे देशों की कहानी है जो कभी फूड सेल्फ सफिशिएंट थे और आज इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। यमन था, श्रीलंका था, हैती था और अब नेपाल। जब कोई देश अपनी फूड सोवरेनिटी खोता है तो वो एक के बाद एक क्राइसिस में फंसता चला जाता है। हॉर्मुज बंद हुआ तो बड़े देशों को तकलीफ हुई, नेपाल जैसे छोटे देशों को, उनके लिए तो यह एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन जाता है। और आज की बिग पिक्चर में हमने देखा तेलंगाना फिलीपींस को चावल बेच रहा है, लेकिन वही फिलीपींस नेपाल का कॉम्पिटिटर है उस चावल के लिए। यानी ग्लोबल राइस मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है और नेपाल जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट देश उस कंपटीशन में सबसे पीछे खड़े हैं। द बिग पिक्चर कंक्लूजन। दोस्तों, नेपाल की कहानी का सार क्या है? एक देश जिसके पास खेत थे, पानी था, किसान थे, उसने अपनी फूड सोवरेनिटी गंवा दी। धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी आपदा के, सिर्फ गलत पॉलिसी से, शहरीकरण की अनदेखी से, इरिगेशन में निवेश ना करने से, युवाओं को खेती से दूर जाने देने से, और आज नतीजा यह है 28 अरब रुपए 8 महीनों में। पड़ोसी देश की दया पर। लेकिन यह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, यह उन सभी देशों के लिए एक वार्निंग है जो फूड सिक्योरिटी को ग्रांटेड मानते हैं, जो एग्रीकल्चर को पुराना काम समझते हैं, जो किसान को शहर की तरफ जाने देते हैं। और भारत के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक जिम्मेदारी भी। अपॉर्चुनिटी यह है कि नेपाल को चावल चाहिए, तेलंगाना जैसे राज्य सरप्लस में हैं, G2G डील्स हो सकती हैं। लेकिन जिम्मेदारी यह है कि एक पड़ोसी की फूड डिपेंडेंसी को लेवरेज की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूखा पड़ोसी कभी स्टेबल पड़ोसी नहीं होता। फूड सॉवरेनिटी किसी देश की सबसे बड़ी ताकत है, और जो देश यह ताकत खो देता है वो धीरे धीरे बाकी सब ताकत भी खोने लगता है। यही है आज का बिग पिक्चर। दोस्तों, अभी हमने नेपाल की कहानी देखी। एक देश जो चावल उगाता था आज चावल खरीद रहा है। लेकिन दुनिया में एक और देश है जो आज एक अलग तरह के संकट में है, और वो देश है तुर्की। और उसकी तकलीफ की जड़ एक जगह से शुरू होती है जो आप भली भांति पहचानते हैं, हॉर्मुज। दोस्तों सोचिए, आप किसान हैं, आपके पास जमीन है, बीज है, पानी भी है, बस एक चीज नहीं है। क्या? खाद। तो फसल होगी? नहीं होगी, या इतनी कम होगी कि घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। और अब यही हाल तुर्की के लाखों किसानों का है। और मजे की बात, तुर्की के इस संकट की शुरुआत हुई है एक 34 किलोमीटर की समुद्री पट्टी से, जिसे आप हॉर्मुज के नाम से जानते हैं। तो आज बिग पिक्चर में समझते हैं, हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल रुका, लेकिन तेल के साथ साथ जो रुका वो तुर्की के किसानों की फसल को बर्बाद करने वाला है। द क्राइसिस, तुर्की पर 3 मार। तुर्की का किसान पहले से ही बहुत मुश्किल में था।
पिछले साल भारी सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, नदियां और तालाब सूख गए। अनाज की फसल पहले ही कम हो गई थी, फिर सर्दियों में बेमौसम पाला पड़ा, संतरे बर्बाद हुए, आम की फसल गई। सिर्फ 3 महीनों में तुर्की की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था 12.5% सिकुड़ गई। और अब जब हॉर्मुज बंद हुआ तो एक तीसरी मुसीबत आ गई, खाद का संकट। द कनेक्शन, हॉर्मुज और खाद का रिश्ता, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। हॉर्मुज सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, दुनिया की 30% से ज्यादा खाद, यूरिया, अमोनिया, फास्फेट इसी रास्ते से गुजरती है। ईरान, कतर और सऊदी अरेबिया, यह तीनों देश दुनिया के सबसे बड़े खाद निर्यातक हैं और तुर्की इन्हीं से अपना खाद मांगता है। जब हॉर्मुज बंद हुआ, खाद के जहाज रुक गए। जो खाद तुर्की के गोदामों में पहुंचनी थी वो अभी भी समुद्र में खड़ी है और तेल की तरह खाद के लिए कोई स्ट्रेटेजिक रिवर्स नहीं होता। जब खत्म हो खत्म। अब बुआई का मौसम आ रहा है, फरवरी से मई। यही वो वक्त है जब किसान को खाद चाहिए और यही वो वक्त है जब खाद नहीं मिल रही। द इम्पैक्ट, जमीन पर क्या हो रहा है? तो तुर्की के किसान अभी घबराए हुए हैं। जो खाद मिल रही है वो इतनी महंगी है कि छोटे किसान खरीद नहीं पा रहे। यूरिया के दाम दोगुने होने की आशंका है। फास्फेट 50% ऊपर जा चुका है। बड़े किसान थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, लेकिन छोटे किसान जो पहले ही सूखे और पाले के कारण टूटे हुए थे, वो इस साल कम बोएंगे, कम उगाएंगे और कम उगाएंगे तो तुर्की का फूड इंपोर्ट बिल और बढ़ेगा, महंगाई और बढ़ेगी, जो तुर्की पहले से ही झेल रहा है। तो बिग पिक्चर क्या है? तो भारत से क्या लेना देना? जी हाँ दोस्तों, यहाँ रुकिए आप। तुर्की बहुत दूर है, लेकिन यह कहानी भारत से बिल्कुल अलग नहीं है। भारत भी अपनी खाद का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, यूरिया, डीएपी, एमओपी, और वो भी काफ़ी हद तक इन्हीं देशों से, इन्हीं रास्तों से। जून में भारत का खरीफ सीजन शुरू होता है, उससे पहले खाद चाहिए। अगर हॉर्मुज बंदी लंबी चली तो भारत के किसान को खाद भी महंगी मिलेगी और खाद कम मिली तो चावल, गेहूं, दाल सबकी पैदावार गिरेगी। जो देश आज भारत से चावल खरीद रहे हैं, नेपाल, फिलीपींस, अफ्रीका, उनके लिए तब असली संकट होगा। ये एक चेन है, तुर्की से शुरू होती है और दुनिया की थाली तक पहुंचती है। तो द बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या है? दोस्तों, आज की कहानी का सार यह है कि तुर्की का किसान 3 मुसीबतों में घिरा हुआ है: सूखा, पाला और अब खाद का संकट। तीनों अलग अलग लगती हैं, लेकिन तीसरी मुसीबत की जड़ हॉर्मुज में है। यानी एक किसान जिसने कोई जंग नहीं छेड़ी, जो बस अपने खेत में काम करता है, वो भी इस जियोपॉलिटिकल लड़ाई का शिकार है। यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। हॉर्मुज बंद हुआ तो पहले तेल रुका, फिर एलपीजी रुकी, फिर भारत की रसोई पर असर पड़ा और अब खाद रुकी। खाद रुकी तो तुर्की का किसान कम उगाएगा, ब्राजील का किसान कम उगाएगा और भारत का किसान भी कम उगाएगा। और जब इतने सारे किसान कम उगाएंगे तो दुनिया के करोड़ों लोगों की थाली पर असर पड़ेगा। हॉर्मुज सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, वो दुनिया के खाने का रास्ता है। और जब वो रास्ता बंद होता है तो तकलीफ सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं होती, वो तुर्की के खेत में होती है, नेपाल की थाली में होती है और आपकी रसोई में होती है। यही है आज का बिग पिक्चर। दर्शकों, आज हमने 3 कहानियां देखी। तेलंगाना की, जिसने सरप्लस राइस को डिप्लोमेटिक वेपन बना दिया, नेपाल की, जिसने अपनी फूड सॉवरेनिटी धीरे धीरे बिना किसी शोर के गंवा दी, और तुर्की की, जहां एक किसान का खेत एक समुद्री नाके की वजह से सूखने की कगार पर है। तीनों कहानियां का एक ही सूत्र है: खाना सिर्फ पेट की जरूरत नहीं है, खाना ताकत है, सॉवरेनिटी है, डिप्लोमेसी है। जो देश अपना खाना खुद उगा सकता है वो दुनिया से बराबरी की बात करता है। जो देश ये ताकत खो देता है वो हर उस देश का मुहताज हो जाता है जिसके गोदाम में अनाज है। तेलंगाना ने आज एक रास्ता दिखाया कि भारत के राज्य सिर्फ एफसीआई की कतार में नहीं खड़े रह सकते, उन्हें खुद ग्लोबल प्लेयर बनना होगा। नेपाल ने एक सबक दिया कि खेती को पुराना काम मत समझो। जब खेती जाती है, सॉवरेनिटी जाती है। और तुर्की ने एक चेतावनी दी कि हॉर्मुज सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, वो दुनिया के खाने का रास्ता है। आज रात जब आप खाने की थाली सामने रखेंगे तो एक पल के लिए रुकिए, सोचिए कि यह चावल कहां से आया, इसे किसने उगाया,
किस रास्ते से पहुंचा और कितनी मेहनत, कितनी पॉलिटिक्स, कितनी डिप्लोमेसी के बाद यह आपकी थाली तक आया है। यही है आज का बिग पिक्चर। आप देखते रहिए कमोडिटी टुडे। कल फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, एक नई बिग पिक्चर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।